नमस्ते फ्रेंड्स। क्लास एट्थ की अपनी एनसीईआरटी चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 तक पढ़ लिया अपन ने बहुत अच्छे से। आज चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवान तैनात किया। ठीक है, तो धीरे धीरे जो अंग्रेज है दोस्तों, वो मुगल बादशाहों से काफ़ी सारी छूटें लेने लग जाएंगे। और बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध के बाद में दोस्तों भारत पर अपने राजनीतिक और आर्थिक रूप से पकड़ मजबूत कर दी थी। तो दीवानी अधिकार कब मिल गए थे अंग्रेजों को? बक्सर के युद्ध के बाद में। दीवानी दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य सहायक बन गई थी या शासक बन गई थी। अब कंपनी शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढ रही थी। कंपनी की आमदनी पढ़ लेते हैं, ये हेडिंग। कंपनी की कोशिश थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे तथा कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़ा खरीदे तथा यूरोप में उसे अधिक कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमाया जाए। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी तथा इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी, परंतु अब बंगाल में इकट्ठे होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जाने लगी। बंगाल की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कारीगर गांव छोड़कर भागने लगे, इसलिए उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को बेचनी पड़ती थी। तो भारत के व्यापारी बर्बाद होते जा रहे थे। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, जिसमें 1 करोड़ लोगों की मौतें हो गई। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। खेती में सुधार की जरूरत। कंपनी ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ये दोस्तों भू राजस्व नीति है अंग्रेजों की। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं व तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। ये था स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेजों को लगता था कि इस व्यवस्था से उन्हें नियमित रूप से राजस्व यानी कि पैसा मिलता रहेगा तथा जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन इसकी समस्याएं क्या थी? इस भू राजस्व नीति की स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह बहुत ज़्यादा था, जिसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी होती थी। जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक खेती का विस्तार हुआ तथा बाजार में कीमतें बढ़ गई, जिससे जमींदारों की आमदनी में फ़ायदा हुआ, परंतु कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चूँकि कंपनी हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, तो जमींदारों को ज़्यादा फ़ायदा होता था, तो भी कंपनी का तो हिस्सा फिक्स था, तो कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता था। इस वजह से ये जो भू राजस्व नीति थी, स्थायी बंदोबस्त, ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। गांव के किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी लगी, क्योंकि किसान को जो लगान चुकाना होता था वह बहुत ज़्यादा होता था। लगान चुकाने के लिए उन्हें महाजन से कर्जा लेना पड़ता था, और यदि वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसकी पुश्तैनी जो ज़मीन है उससे छीन ली जाती थी। एक नई व्यवस्था पढ़ लेते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, अधिकतर उत्तर प्रदेश के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था लागू की, जिसे 1822 ईस्वी में लागू किया गया, जिसको महालवाड़ी बंदोबस्त भी कहते हैं। भारत में महालवाड़ी व्यवस्था का इस्तेमाल गांव स्तर की स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया गया था। महालवाड़ी शब्द हिंदी भाषा के शब्द महाल से लिया गया है। महल का मतलब होता है ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव के एक समूह को कहते हैं महल। महल एक मतलब यूनिट होता था, इसमें एक गांव भी आ सकता है और काफ़ी सारे गांव भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके तहत यानी कि महालवाड़ी भू राजस्व नीति के तहत गांव को महालों में बांट दिया गया और गांव के मुखिया के साथ सरकार द्वारा लगान वसूलने का समझौता किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या पूरे गांव की उपज के आधार पर किया जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था में कर से प्राप्त राजस्व ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाता था। विलियम बेंटिक ने 1833 में इस व्यवस्था का पुनः मूल्यांकन किया था। मनोरा व्यवस्था तो देख लेते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। रैयत का मतलब किसान होता है, यहाँ किसानों से सीधा संपर्क किया जाएगा और दोस्तों जो बीच में दलाल होते थे उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि अंग्रेजों का रेवेन्यू बढ़े
उनका राजस्व बढ़े। यह 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे द्वारा पूरे मद्रास में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था में बिचौलियों का कोई दखल नहीं था, इसमें सीधा किसानों से संपर्क किया गया था। इजारीदारी व्यवस्था देख लेते हैं। सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में सन 1772 ईस्वी में इजारीदारी प्रथा की शुरुआत की। यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले भूमि ठेके पर दी जाती थी लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी इजारीदारी व्यवस्था। सन 1777 में पंचवर्षीय ठेके को वार्षिक कर पर दिया जाता था। ठीक है, तो 5 साल के लिए किसी ठेकेदार को कोई ज़मीन दे दी और उससे जो पैसा आता था, राजस्व आता था, वो कुछ अंग्रेजों को जाता था और कुछ अपने पास में रख लेता था ठेकेदार। ठीक है, आगे चलते। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं असफल रही, राजस्व बहुत ज़्यादा तय कर दिए गए थे, किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँव से भाग रहे थे, यानी किसान गाँव से भाग रहे थे। यूरोप के लिए नई फसलें। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर दिया। अंग्रेज 150 सालों तक देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। तो दोस्तों, जैसे कि असम में चाय, खाद्यान्न फसलों की जगह चाय उगवाई गई ज़बरदस्ती। बंगाल में पटसन यानी कि जूट, और संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं और कपास, महाराष्ट्र में कपास और मद्रास में चावल। भारतीय नील की मांग देख लेते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। नील मतलब एक नेचुरल डाई होता है, एक प्राकृतिक रंजक होता है जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। तो काफ़ी सारी डिमांड थी यूरोप के देशों में, इसलिए भारत में इसकी खेती करवाई गई भारतीय किसानों से अंग्रेजों द्वारा। तो 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा उत्पादक था, इसकी कीमत भी बहुत ऊंची होती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादक नीले व बैंगनी रंग के लिए वोड नामक पौधे पर निर्भर रहते थे। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। वोड उत्पादकों ने नील के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। नील से बहुत चमकदार रंग मिलता था जबकि वोड से फीका मिलता था। 18वीं सदी के आखिर तक नील की मांग बढ़ गई थी तथा ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हुआ। बंगाल में नील की खेती तेजी से बढ़ने लगी। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला, ये दक्षिण अमेरिका का देश है, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। तो दोस्तों, ये यूरोप के जो देश थे दुनिया के अनेक हिस्सों में गए और उनको निवेश बनाया, वहाँ पे खेती करवाई लोगों से। जब नील की मांग बढ़ी तो उस समय वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 ईस्वी के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी देख लेते हैं। तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। बंगाल में नील की अधिक खेती की जाने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील 30% था, जबकि 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील 95% था। लगातार भारत के जो नील थी उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, देख सकते हो डेटा से। नील की खेती के 2 तरीके होते थे, एक तो निज, एक होता था रेती। निज वाले तरीके में इस प्रणाली में बागान मालिक स्वयं अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करता था और रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ अनुबंध या मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो निज और रेती 2 तरीके से नील की खेती की जाती थी। निज में और देख लो, वे या तो ज़मीन खरीदते थे या दूसरे जमींदारों से किराए पर लेते थे जो बागान मालिक होते थे। रेती में जो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्ज मिलता था। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील की खेती के साथ समस्या यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो ये समझ में आया कि दोस्तों, नील की खेती से भारतीय जो ज़मीन है वो बंजर बन गई। ठीक है, और नुकसान भारतीय किसानों को हुआ। तो नील विद्रोह देख लेते हैं अब। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों यानी किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया क्योंकि नील की खेती अत्यंत दमनकारी थी। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर तक कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने उन्हें चंपारण आकर किसानों की दुर्दशा को देखने को कहा। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के लिए खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर गांधी जी ने सॉल्यूशन करवाया और जो चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान थे उनको शोषण से मुक्त कराया गांधी जी ने। अब दोस्तों क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रैयत को दोस्तों आप बी से मिला दो, आप रैयत किसान होता था। माल क्या होता था? ग्राम समूह। और निज अभी तो एक बताया है, एक तरीका होता था बगान मालिकों को अपनी ज़मीन पर खेती से आप ये कनेक्ट कर दो। और रेती का आप रेतों की ज़मीन पर खेती रेती कहलाती थी, ठीक है। रिक्त स्थान भरते हैं। यूरोप में वुड उत्पादकों खालिस्तान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था, इसमें आप नील भर दो। दूसरा, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग कपास उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण बढ़ी। तीसरा है, खालिस्तान की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ रहा। तो कृत्रिम रंगों की खोज होने लगी जिसकी वजह से जो भारत में नील की डिमांड थी वो कम हो गई। कृत्रिम रंग लिख दो गह में। और गह देखते हैं, चंपारण आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ था, तो यहाँ पे लिख दो आप नील बागान मालिकों के खिलाफ था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको भू राजस्व नीतियों का याद रखना है, किसने शुरुआत की, कब शुरुआत की, किस इलाके में लागू की गई, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, माहलवाड़ी बंदोबस्त और इजारेदारी व्यवस्था भी आपको बता दी है। तो ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आए। गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।